एक ऐसी बहुमुखी बेमिसाल आवाज जो 70 सालों से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन सिने प्रेमियों के कानों में और दिलों में आज भी रची बसी है। गजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे। वो आवाज जो हर दौर के हिसाब से ढलती रही, नए नए प्रयोग करती रही और अपने आप को हर बार एक नए अंदाज में लाकर भारतीय दर्शकों का दिल जीतती रही। प्लेबैक सिंगिंग में भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे लंबी इनिंग खेलने वाली हम बात कर रहे हैं आशा भोसले जी की, द लिविंग लेजेंड आशा भोसले। दोस्तों, ये बड़ी सोचने वाली बात है, जिनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर जी हों, जिन्हें साक्षात सरस्वती का रूप माना जाता है, उनके छत्र छाया में रहते हुए अपना एक नाम, अपना एक मकाम अलग से बनाना और आशा भोसले के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर होना, तो ये बताता है कि उनमें कितना ज़्यादा टैलेंट है। वाला जो हो इजाजत तो हम ये सारे। आशा जी को ये मकाम इतनी आसानी से नहीं मिला है, चाहे उनकी निजी ज़िंदगी रही हो या फिर प्रोफेशनल करियर, उसमें कदम कदम पर बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारी मुश्किलें उनके सामने आती रहीं। चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, और उन्होंने हर तरह से उनका सामना किया और अपनी प्रतिभा को लोगों के सामने लाकर अपना लोहा मनवाया। होले होले चलो मोरे साजना। चाहे आम इंसान हो या कलाकार, लोगों के रिश्ते बदलते बिगड़ते रहते हैं समय के साथ साथ। आज बाबा फिल्मी जो आपके लिए किस्सा लेकर आया है, वो इसी पहलू को छूने जा रहा है। इंसानी जज्बात और संगीत से जुड़ी ये दिलचस्प कहानी आप आज बाबा फिल्मी की ज़बानी सुनेंगे। आशा जी के करियर के शुरुआती दिनों में बहुत सारी टैलेंटेड सिंगर्स उस वक्त मौजूद थीं, जैसे कि लता जी, गीता दत्त जी, शमशाद बेगम। और अक्सर आशा भोसले को जो गीत मिला करते थे, वो गीत हुआ करते थे जो ये बड़ी सिंगर्स नहीं गाती थीं। आए हैं दूर से मिलने हुजूर से। आशा जी हर तरह से कोशिश किया करती थीं कि किसी तरह से उन्हें एक ऐसा ब्रेक थ्रू मिल जाए कि वो इंडस्ट्री में अपने पांव जमा सके और लता जी से हटकर अपनी एक अलग पहचान बनाएं। वो हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा लूं। उसी दौरान उन्हें साथ मिला एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर का जिनकी धुनें बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करती थी और करीब करीब उनका हर गाना होता था सुपर हिट। हम बात कर रहे हैं ओपी नैयर की। आशा जी से पहले ओपी नैयर साहब के म्यूज़िक में गीता दत्त जी के गीत बहुत ज़्यादा हुआ करते थे और शमशाद बेगम के भी उनके साथ बहुत अच्छे गीत रहे। लेकिन जैसे ही उन्होंने आशा जी के साथ काम करना शुरू किया तो उनका संगीत पूरी तरह से आशा जी की आवाज़ के इर्द गिर्द ही घूमने लगा। तुम्ही मोहब्बत है हमसे माना बताओ। 1952 की छम छमा छम वो पहली फिल्म थी जहां पर आशा जी से ओपी नैयर साहब ने 10 गीत रिकॉर्ड करवाए। लेट 1950s में ओपी नैयर साहब टॉप के म्यूज़िक डायरेक्टर बन गए थे और करीब करीब सारे बड़े बैनर्स के लिए वो म्यूज़िक दे रहे थे। और उसी दौरान सभी बड़ी हीरोइंस के लिए आशा जी का प्लेबैक उन्होंने यूज़ किया। इशारों में दिल लेने वाला। शम्मी कपूर को अपनी सबसे पहली बड़ी हिट तुमसा नहीं देखा ओपी नैयर के म्यूज़िक में ही मिली थी। बैनर था नासिर हुसैन फिल्म्स का और ओपी नैयर, शम्मी कपूर और नासिर हुसैन साथ में जब भी काम करते तो वो बहुत ही ज़्यादा दर्शकों को पसंद आता था। सर पर टोपी लाल, हाथ में रेशम का रुमाल, होता क्या कहना। 1960s में
नासिर हुसैन साहब एक सस्पेंस थ्रिलर म्यूजिकल फिल्म बना रहे थे, तीसरी मंजिल, जिसका निर्देशन उन्होंने विजय आनंद को दिया था और इसमें मुख्य भूमिका निभा रहे थे शम्मी कपूर। तो ये करीब करीब तय था कि इस फिल्म की म्यूज़िक ओपी नैयर साहब को ही करनी है, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर विजय आनंद साहब कुछ अलग सोच रहे थे। इस फिल्म का जो सब्जेक्ट था और जो इसकी ट्रीटमेंट थी वो बिल्कुल ही नई और स्टाइलिश थी, और इसके लिए विजय आनंद साहब को एक अलग तरह का म्यूज़िक चाहिए था। विजय आनंद साहब नवकेतन की बहुत सारी फिल्में डायरेक्ट किया करते थे और नवकेतन के फेवरेट म्यूज़िक डायरेक्टर थे एस.डी. बर्मन साहब। और एस.डी. बर्मन साहब उन दिनों आर.डी. के करियर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि आर.डी. बर्मन की पहली फिल्म छोटे नवाब के बाद उन्हें कोई ख़ास फिल्में मिल नहीं रही थी। ऐसे में उन्होंने आर.डी. के बारे में विजय आनंद से बात की थी और विजय आनंद साहब ने सोचा कि इस फिल्म के लिए आर.डी. बर्मन को एक मौका दिया जाए, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम था क्योंकि शम्मी कपूर साहब और नासिर हुसैन साहब इसके लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन किसी तरह से विजय आनंद साहब ने शम्मी कपूर को इस बात के लिए तो राज़ी कर लिया कि वो आर.डी. बर्मन की धुनें सुने, अगर उन्हें पसंद ना आए तो फिर वो किसी और म्यूज़िक डायरेक्टर को उस फिल्म में ले लेंगे जो भी शम्मी कपूर की पसंद हो। उसके बाद विजय आनंद साहब ने पंचम से कहा कि वो अपनी बेस्ट धुनें शम्मी कपूर के सामने लाएं और इस मौके को किसी भी तरह से ना गंवाएं। और फिर क्या था, जैसे ही शम्मी कपूर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में पहुंचे और पंचम ने अपनी धुनें उन्हें सुनाई, तो उसके बाद एक के बाद एक धुनें जब शम्मी कपूर सुनते रहे तो वो झूम उठे और उन्होंने हामी भर दी आर.डी. बर्मन यानी पंचम के नाम की। नहीं रहा था, मैं खाली शम्मी कपूर को देख रहा हूँ, मैं नासिर साहब को देख रहा हूँ, शम्मी कपूर कर रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है, ब्यूटीफुल, ओह दिस सॉन्ग विल बी ये। उसके कुछ दिनों बाद आशा ताई मिलने पहुंची विजय आनंद जी से और उन्होंने एक चौंकाने वाली रिक्वेस्ट कर दी। ये रिक्वेस्ट थी तीसरी मंजिल से आर.डी. बर्मन को हटाने की। उन्होंने विजय आनंद जी से कहा कि नासिर हुसैन साहब का बैनर तो हमेशा से ओपी नैयर का रहा है, और अगर आप उन्हें निकाल कर किसी और को रखेंगे तो इंडस्ट्री में ये संदेश जाएगा कि इस फिल्म में म्यूज़िक देने की काबिलियत ओपी नैयर साहब में नहीं थी। इसीलिए उन्होंने मिन्नत की कि वो ओपी नैयर को ही इस फिल्म में लें, लेकिन बड़ी कोशिशों के बावजूद विजय आनंद नहीं माने और उसके बाद आर.डी. बर्मन साहब ने इस फिल्म के सारे गाने कंपोज किए। संगीत ने इतिहास रचा और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के म्यूजिक को एक नया साउंड दिया। हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, जी हाँ जरा ये भी कहिए, आग लगा के मेरा फसाना एकदम गलत फसाना है। लेकिन सबसे बड़ी अजीब बात यह है कि आशा ताई आर.डी. बर्मन साहब को इस फिल्म से तो हटाना चाहती थी, लेकिन इस फिल्म के सारे गाने आशा भोसले ने रफ़ी साहब के साथ गाए। जी मैं खुश हूँ मेरे सोना, झूठ है क्या। और समय का फेर देखिए साहब, कुछ ही सालों में आर.डी. बर्मन तो शिखर पर पहुंच गए, लेकिन ओपी नैयर साहब का करियर ग्राफ नीचे आता गया। शम्मी कपूर साहब रिटायर हो गए और आर.डी. बर्मन और आशा भोसले की जोड़ी अब नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने लगी थी और दर्शकों को खूब पसंद आने लगी थी। नैयर साहब आशा भोसले जी से अलग होने के बाद बिल्कुल गर्दिश में खो से गए और एक ऐसा भी दौर आया जब वो बेघर हुए। ओपी नैयर साहब वो जौहरी थे जिन्होंने आशा जी जैसे हीरे को तराशा और आर.डी. बर्मन ने उन्हें नए रंग दिए। तो बस ये था आज का हमारा छोटा सा किस्सा। अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए बाबा फिल्मी फैक्ट वाले को, और याद रखिए दोस्तों, ज़िंदगी में ना कोई हमेशा के लिए दोस्त होता है, ना ही हमेशा के लिए दुश्मन। जिनसे मिले प्यार से मिले, अच्छे से मिले,